नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए जो हमने यस बैच स्टार्ट किया है। उसकी क्लास नंबर 34 है। इससे पहले हम 33 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट। तो एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट किस लिए होता है? तो मेक्स ड्राइविंग सेफर। नेक्स्ट है गिव्स ड्राइवर अ सेंस ऑफ अ हेड पोजीशन, रिड्यूस लोड ऑन किंग पिन एंड स्टब एक्सल्स। ये लास्ट ऑप्शन है नीदर ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट में क्या होता है? तो क्या होता है, ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट, या ड्राइवर को अहेड पोजीशन का एहसास दिलाता है, या किंग पिन्स और स्टब एक्सल पर लोड कम करता है, या इनमें से कोई काम नहीं करता है एकरमैन स्टीयरिंग का लेआउट। तो चार ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। तो मेक्स ड्राइविंग सेफर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में डिस्क डैश से संलग्न रहती हैं। तो जो डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक किसके साथ संलग्न रहती है, मिली हुई रहती है? तो व्हील के साथ रहती है, एक्सल के साथ रहती है, सस्पेंशन सिस्टम के साथ रहती है, या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं रहती है? तो जो व्हील होगी तो किसके साथ होगी? एक्सल के साथ होगी। जो डिस्क ब्रेक होंगे वो किसके साथ होंगे? इन डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच्ड टू। तो डिस्क किसके साथ अटैच होंगे? एक्सल के साथ अटैच होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स? तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मास्टर सिलेंडर का क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन है हाई टू ऑपरेट ब्रेक्स, क्रिएट हाइड्रोलिक प्रेशर, नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द सिस्टम, थर्ड है एक्ट एज अ पंप टू एक्सपेल एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? तो उपरोक्त सभी कार्य होता है। तो क्या क्या होता है? ब्रेक्स को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है, सिस्टम में तरल को स्थिर मात्रा में बनाए रखता है, जो फ्लूइड होता है उसको स्थिर मात्रा में बनाए रखता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम में से एयर को बाहर निकालने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। तो मास्टर सिलेंडर का ये तीनों कार्य होते हैं, तो इसीलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कारक ब्रेक्स के प्रभाव बढ़ाते हैं। तो क्या बढ़ाते हैं? ब्रेक लाइनिंग्स का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, कार व्हील की त्रिज्या बढ़ाते हैं, शू ब्रेक्स पर लगाए जाने वाला दाब की मात्रा को बढ़ाते हैं निम्न ब्रेक प्रभाव के लिए, या उपरोक्त सभी, या इनमें से ये सभी होंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ब्रेक्स? तो जो इंक्रीज करता है ब्रेक के इफेक्ट को, ब्रेक के प्रभाव को, तो क्या करता है? एरिया ऑफ ब्रेक लाइनिंग भी करती है, कार व्हील्स का रेडियस भी करता है, और द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई टू द शू ब्रेक्स। तो जो ब्रेक शू होते हैं उसमें कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो ब्रेक का प्रभाव है वो क्या होगा, तो कितना प्रभाव होगा। तो क्या ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम ब्रेक सिस्टम इज नॉन एज। तो ब्रेक सिस्टम में जो एयर होती है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ब्लीडिंग कहते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग कहते हैं, सर्वो एक्शन कहते हैं, या एनर्जाइजेशन कहते हैं। तो अगर ब्रेक सिस्टम में एयर आ गई है तो उस एयर को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ब्रेक सिस्टम से एयर निकालने की प्रक्रिया को निम्न के नाम से जाना जाता है। तो किससे जानते हैं? ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गतिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? तो जब गाड़ी चलती है और ब्रेक लगाते हैं तो गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में होती है, ताप ऊर्जा में होती है, वैद्युत ऊर्जा में होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा में एनर्जी कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। तो ऑप्शन ये इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ मूविंग व्हीकल देन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो व्हीकल को रोकने के लिए फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है ऑन द वेट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के वेट पे। नेक्स्ट है ऑन द डी एक्सेलरेशन रेट, तो डी एक्सेलरेशन के रेट पे करता है, या ऑन बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्हीकल का स्टॉप करने का फोर्स होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ऑन द वेट ऑफ व्हीकल और डी एक्सिलरेशन रेट पे। तो क्या किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निम्न में से किस स्थिति पर निर्भर करेगा, तो दोनों पे करेगा, वाहन के भार पे भी करेगा और डी एक्सिलरेशन रेट पे भी करेगा कि वाहन कब रुकेगा, तो किस स्थिति में रुकेगा। नेक्स्ट है कॉइल स्प्रिंग आघात को डैश के द्वारा अवशोषित करता है। तो जो कॉइल स्प्रिंग होता है वो शॉक को किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, बेंडिंग के द्वारा करता है, ट्विस्टिंग के द्वारा करता है, कंप्रेशन के द्वारा करता है, या फिर टेंशन के द्वारा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंप्रेशन के द्वारा करता है। तो कॉइल स्प्रिंग स्ट्रोक इज कॉल्ड डैश एब्जॉर्ब बाय। तो जो कॉइल स्प्रिंग होती है वो स्ट्रोक को किसके थ्रू अब्जॉर्ब करती है, कंप्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करती है। और अगर लीफ स्प्रिंग का सेम क्वेश्चन पूछेगा, लीफ स्प्रिंग जो स्ट्रोक को किसके थ्रू अब्जॉर्ब करती है, तो उसमें क्या आएगा, बाइंडिंग आएगा। तो लीफ स्प्रिंग इस तरीके से लगी रहती है, उसको हम लीफ स्प्रिंग कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो इनमें से कौन सा लीफ स्प्रिंग के प्रकार है, तो 3 क्वार्टर इलेप्टिक, सेमी इलेप्टिक, क्वार्टर इलेप्टिक, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा लीफ स्प्रिंग का प्रकार है, तो क्या ये सभी लीफ स्प्रिंग के प्रकार हैं। हिंदी में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, निम्न एक प्रकार का लीफ स्प्रिंग है, तो 3 क्वार्टर इलिप्टिक, सेमी इलेप्टिक, क्वार्टर इलेप्टिक। तो ये सभी क्या लीफ स्प्रिंग के एक प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्सन बार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मटेरियल है। तो जो टॉर्सन बार किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो विच मटेरियल यूज्ड इन टॉर्सन बार। तो स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, या फिर उपरोक्त सभी। तो टॉर्सन बार किसके द्वारा बनाया जाता है, तो स्टील के द्वारा बनाया जाता है टॉर्सन बार। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ टॉर्सन बार इज, तो क्या होगा, स्टील होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग सैकल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्प्रिंग सैकल्स होते हैं, लीफ स्प्रिंग में लगे रहते हैं सैकल्स, तो वो किस लिए किसको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन है चेचिस फ्रेम एंड स्प्रिंग को, स्प्रिंग एंड एक्सल को, चेचिस फ्रेम एंड एक्सल को, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अगर जो स्प्रिंग सैकल्स है वो किसका ज्वाइंट करता है, चेचिस फ्रेम एंड स्प्रिंग को ज्वाइंट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग स्कल्स का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है, तो किसको जोड़ने के लिए किया जाता है, चेचिस फ्रेम तथा स्प्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर में, तो क्या होता है, कोई पिस्टन नहीं होता, सिंगल पिस्टन होता है, 2 पिस्टन होता है, या फिर 3 पिस्टन होता है। तो जो केम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो उसमें कितने पिस्टन होते हैं, तो 2 पिस्टन होते हैं। इन केम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देयर इज नो पिस्टन, सिंगल पिस्टन, कंटेन 2 पिस्टन। तो राइट आंसर भी यही होगा, हैव 2 पिस्टन। तो क्या जो एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें क्या 2 पिस्टन लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर बैकशाफ्ट वेयर। तो जो बैकशाफ्ट वेयर का मेन रीजन क्या होता है, मेन कारण क्या होता है। ऑप्शन है डिफरेंट लोड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू बैकशाफ्ट रोटेशन, या मिस अलाइनमेंट इन द कनेक्टिंग रॉड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो बैकशाफ्ट का वेयर होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। शॉक बैकशाफ्ट वेयर के लिए मुख्य कारण क्या है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है। तो क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है, टॉर्क में विविधता, गैस एवं कंबस्टन प्रोडक्शन का साइकिल वेरिएशन, पुर्जों के असंतुलित भार, या उपरोक्त सभी। तो क्रैंकशाफ्ट का वाइब्रेशन किसके कारण होता है, इन सभी कारणों के कारण क्रैंकशाफ्ट में वाइब्रेशन होती है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन। तो क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन का मेन कॉज क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या होता है, वेरिएशन इन टॉर्क, वाइब्रेशन इन टॉर्क,
सेकंड है साइकिल वेरिएशन ऑफ गैस एंड कंबस्शन प्रोडक्ट, अनबैलेंस लोड ऑफ पार्ट। तो ये तीनों क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन कैम द डिस्टेंस बिटवीन द बेस सर्कल एंड द नोज इज कॉल्ड। तो कैम में डिस्टेंस जो होती है बेस सर्कल से और नोज के बीच में क्या क्या कहलाती है? तो द लिफ्ट कहलाती है, लोब कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है या फिर पिच कहलाता है। तो केम साउट में क्या होती है? तो क्या कहलाएगा? लिफ्ट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। केम में बेस सर्किल तथा नोज के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो बेस तथा नोज के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? लिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, एबीएस का कार्य होता है। तो एबीएस का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है स्टॉपिंग डिस्टेंस में कमी करना, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसको कम करता है, ब्रेक फैट को न्यूनीकृत करता है, या थर्ड ऑप्शन है ब्रेकिंग के समय व्हील की लॉकिंग की रोकथाम करते हुए डायरेक्शनल कंट्रोल बनाए रखता है, या लास्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग के समय नोज ड्वाइस की रोकथाम करना और इस तरह व्हील्स की लॉकिंग को पोस्टपोन करना। तो क्या करता है एबीएस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो ब्रेकिंग के समय व्हील की लॉकिंग की रोकथाम करते हुए डायरेक्शनल कंट्रोल बनाए रखता है। तो क्या व्हील को लॉक भी नहीं होने देता एबीएस सिस्टम, और जो डायरेक्शनल कंट्रोल है वो भी बनाए रखता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग डायरेक्शनल कंट्रोल व्हाइल प्रिवेंटिंग व्हील लॉकिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो क्या अगर व्हील लॉक नहीं होगा तो स्टीयरिंग भी फ्री होके काम कर सकता है, तो उसको हम क्या डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल की। तो इसीलिए क्या एबीएस का यही मेन काम होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फोर व्हील ड्राइव द नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस। तो फोर व्हील ड्राइव में नंबर ऑफ गियर बॉक्स कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई बोलता है 2 होता है, कोई बोलता है 1 ही होता है। लेकिन आपको बता दो जो एग्जाम में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम आए हैं उन सभी में आंसर 2 को लिया गया है, क्योंकि ट्रांसफर केस को भी इसमें गियर बॉक्स में इंक्लूड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने अभी तक मॉडल पेपर चेक करें या प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर चेक करें, सबका आंसर 2 आया है। जिसका भी 1 हुआ है वो क्या रॉन्ग उन्होंने दिया है। तो ट्रांसफर केस को भी यहाँ पे गियर बॉक्स में ही इंक्लूड किया जाता है 4 व्हील ड्राइव में। तो इसीलिए आपको आंसर 2 के साथ ही जाना है, बाकी आप एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयरिंग गियर में गियर सेक्टर या दांत वाला रोलर डैश के साथ लगा होता है। तो स्टीयरिंग गियर में गियर सेक्टर या दांत वाला रोलर किसके साथ लगा रहता है? वर्म के साथ लगा रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इन अ स्टीयरिंग गियर द गियर सेक्टर और टूथेड रोलर इज इंगेज्ड विद वर्म। तो किसके साथ इंगेज रहता है? वर्म के साथ इंगेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओनली सर्विस नॉर्मली रिक्वायर्ड ऑन द स्टीयरिंग लिंकेज। तो स्टीयरिंग लिंकेज में कौन सी एकमात्र सर्विस नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है? तो टायर रोड एडजस्टमेंट, लुब्रिकेशन, चाइल्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट, या इनमें से कोई नहीं, नेदर ऑफ द अबव। तो क्या जो स्टीयरिंग लिंकेज होती है उसमें एक सर्विस में क्या कर सकते हैं हम? तो क्या टायर रोड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं, वह कौन सी एक मात्र सर्विस है जिसकी जरूरत सामान्य रूप से स्टीयरिंग लिंकेज में पड़ती है। तो किसकी पड़ती है? टायर रोड को एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है स्टीयरिंग लिंकेज में, बाकी लुब्रिकेशन वगैरह की ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेसिव टोइन इज नोटिस्ड बाय। तो एक्सेसिव टोइन किसके द्वारा देखा जाता है? तो एक्सेसिव टायर वेयर ड्यू टू कॉर्नर टेकिंग। नेक्स्ट है स्टीयरिंग वंडर, फेदरिंग ऑफ टायर्स, या फिर लाइट स्टीयरिंग। तो किसके एक्सेसिव टोइन तो कब नोटिस किया जाता है? जब एक्सेसिव टायर वेयर होता है कॉर्नर से। तो क्या है? अत्यधिक टोइन निम्न के द्वारा नोटिस किया जाता है। तो किसके द्वारा नोटिस किया जाता है अत्यधिक टोइन? अगर कॉर्नर लेने के कारण अत्यधिक टायर घिस चुका है तो उसके कारण क्या हम टोइन चेक कर सकते हैं व्हीकल्स की। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रेक्स आर डैश ऑपरेटेड। तो जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले ब्रेक कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रिकली होते हैं, हाइड्रोलिकली होते हैं, एयर प्रेशर होते हैं, या फिर वैक्यूम ब्रेक होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। तो आपको पता ही होगा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले ब्रेक डैश ऑपरेटेड होते हैं। तो कौन से होते हैं? हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड होते हैं सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले ब्रेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
आउट ऑफ द 4 टायर्स ऑफ अ कार विच टायर वेयर द मोस्ट। तो चार, जो कार में 4 टायर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा टायर कौन सा घिसता है? तो राइट फ्रंट टायर घिसता है, राइट रियर टायर घिसता है, या लेफ्ट फ्रंट टायर घिसता है, या लेफ्ट रियर टायर घिसता है, यानी कि पीछे का उल्टे हाथ का टायर घिसता है। तो कौन सा टायर घिसता है? तो राइट का रियर टायर। वेट अ मिनट, आउट ऑफ द 4 टायर्स ऑफ अ कार विच टायर वेयर्स द मोस्ट। तो राइट फ्रंट टायर घिसेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, क्या होगा? राइट का फ्रंट टायर घिसेगा। क्यों घिसेगा? क्योंकि उस जो फ्रंट के टायर होते हैं उसमें एक तो इंजन का वजन भी होता है, और दूसरा क्या होता है, जो राइट साइड में क्या ड्राइवर भी बैठा रहता है, तो उससे ही क्या ज्यादा लोड पड़ता है टायर पे, तो राइट का फ्रंट टायर घिसेगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी है, राइट रियर टायर इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी कार के 4 टायरों में कौन सा टायर सर्वाधिक वियर करता है, यानी कि सर्वाधिक घिसता है? तो कौन सा घिसेगा? राइट फ्रंट टायर घिसेगा। नेक्स्ट है, टू करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ वेट कैन बी अटैच्ड टू द व्हील रिम। तो व्हील अलाइनमेंट में करते हैं, व्हील बैलेंसिंग में करते हैं, व्हील रन आउट में करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वेट अटैच्ड हम किस में करते हैं? तो व्हील बैलेंसिंग में करते हैं। देखते हैं हिंदी में, निम्न में से क्या ठीक करने के लिए व्हील रिम से भार जोड़ा जाता है? तो वेट जोड़ा जाता है, तो किसमें? व्हील बैलेंस में करते हैं। तो आपने देखी होगी, अगर आपने वर्कशॉप में गए होंगे तो वहां पे एक मशीन लगी रहती है जिसमें टायर को घुमाया जाता है, उसके बाद स्क्रीन में क्या होता है, डिस्प्ले पे बताता है कि कौन से साइड कितने कितने ग्राम का वजन कम है, तो कितना वेट लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या, जो व्हील्स का रिम होता है उसमें उसी ग्राम का वेट लगा सकते हैं। जैसे 10 ग्राम दिखा रहा है तो आप 10 ग्राम का वेट उसमें ठोक सकते हैं, फिट कर सकते हैं, जिससे कि टायर बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेयरिंग गियर। तो स्टेयरिंग गियर क्या होता है? रैक एंड पिनियन टाइप होता है, वर्म एंड रोलर टाइप होता है, रिसर्कुलेटेड वॉल टाइप होता है, या कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो क्या होता है? राइट आंसर होगा एनी ऑफ दिस। तो क्या स्टीयरिंग गियर, क्या इनमें से कोई सा भी एक प्रकार का स्टीयरिंग गियर गाड़ी में हो सकता है? तो ये सभी प्रकार के स्टीयरिंग गियर होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक का प्रयोग स्टीयरिंग गियर में किया जाता है। तो देख लेते हैं, रैक एवं पिनियन टाइप के होते हैं, वर्म एवं रोलर टाइप के होते हैं, रिसर्कुलेटिंग टाइप के होते हैं, या इनमें से किसी भी प्रकार के होते हैं। तो क्या किसी भी गाड़ी में एक गाड़ी में एक ही टाइप का सिस्टम यूज किया जाएगा, तो इनमें से कोई सा भी एक यूज किया जा सकता है। तो ज्यादातर जो यूज होता है अब रैक और एवं पिनियन टाइप का ही यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, जो रैक एंड पिनियन है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल कॉल्ड। तो जो व्हील बेस कहते हैं गाड़ियों में, उसको हम किसे कहते हैं? व्हील बेस। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल, फ्रंट एवं रियर एक्सल के जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट टायर, जो आगे के पहिए उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं व्हील बेस। या ओवरऑल लेंथ ऑफ द व्हीकल, तो गाड़ी की जो कुल लंबाई होती है उसको कहते हैं। या टायर के विड्थ को कहते हैं व्हील बेस। तो किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल सेंटर, यहाँ पे सेंटर नहीं लिखा हुआ, तो जो फ्रंट व्हील होता है और रियर व्हील होता है, तो इनका जो डिस्टेंस होता है कहां से लिया जाता है? सेंटर से। जो व्हील हब होता है यहां से लिया जाता है। तो ये फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर से बैक टायर के सेंटर तक, तो जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? व्हील बेस कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हील ट्रैक भी बता देता हूं इसमें। जैसे ये फ्रंट टायर है, वेट अ मिनट, जैसे ये फ्रंट टायर है, ये दोनों फ्रंट टायर है। अब फ्रंट टायर के भी जो सेंटर लाइन होती है इसकी सेंटर में, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हील ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हील ट्रैक। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसीलिए जो भी वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको तुरंत वहीं पे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नेक्स्ट है, वाहन व्हील किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्रंट एवं रियर एक्सल के बीच की दूरी को क्या कहता है? व्हील बेस कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की 33 क्लासेस नहीं देखी है इस यस बैच सीरीज की, तो जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर अपने ग्रुप में, ITI ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।